used to determine one of these resistances quickly and accurately in terms of the remaining 3 resistances. अगर हमको कहीं पर भी 4 रेसिस्टेंसेस दे रखे हैं तो उसका एक अरेंजमेंट होता है, उसका एक स्टैंडर्ड डायग्राम होता है व्हीटस्टोन ब्रिज का, हम वो लेकर चलेंगे. अब इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे और प्रिंसिपल देखेंगे. तो कंस्ट्रक्शन देखिएगा कैसा है इसका व्हीटस्टोन ब्रिज का. व्हीटस्टोन ब्रिज जो है, व्हीटस्टोन ब्रिज का एक स्टैंडर्ड डायग्राम होता है ऐसे. एक स्टैंडर्ड डायग्राम होता है. ये बीच में लगा रहता है गैल्वेनोमीटर और इधर एक रेजिस्टेंस है P, ये है Q, ये है R और ये है S. S होता है अननोन रेजिस्टेंस. और इधर वाला नोड इसको हमने बोल दिया A, इधर वाले नोड को बोल दिया B, A और B. और यहाँ से वायर निकल रही है, ये हमारा आ गया EMF E. ये हो गया EMF E. अब आप ये देखिएगा कि इसमें होता क्या है. अब व्हीटस्टोन ब्रिज कंसिस्ट ऑफ, मैं इसका कंस्ट्रक्शन पढ़ रहा हूँ बस, आपको ये डायग्राम बनाना होगा इसका. अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो आपको डायग्राम बनाना होगा. और फिर देखिएगा कि इसमें कोई भी लाइन ऐसी नहीं है जो आपको इसमें याद करनी पड़े, रटनी पड़े. वो आप इस डायग्राम के हेल्प से लिख सकते हो. A wheatstone bridge consists of 4 resistances P, Q, R and S connected to form the arms of a quadrilateral ABCD. तो एक ABCD quadrilateral बन गया. A, ये वाला पॉइंट B है, इसको बोलिएगा C और इसको बोल दीजिए D. तो ABCD to form the arms of a quadrilateral ABCD. A battery of EMF E is connected between points A and C. तो A और C के बीच में एक बैटरी लगा रखी है जिसका EMF E है, एंड अ सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर बिटवीन B एंड D. और B और D के बीच में एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर लगा रखा है. ठीक, इतना क्लियर है. तो बस आपको ये डायग्राम, इसका बस ये याद करना है और फिर ये आप थ्योरी तो अपने आप लिख लेंगे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है. फिर देखिए, लेट S बी द रेसिस्टेंस मेजर. जो रेसिस्टेंस मेरे को मेजर करना है, मैंने मान लिया कि ये वाला S रेसिस्टेंस मुझे मेजर करना है. The resistance R is so adjusted that there is no deflection in the galvanometer. और रेसिस्टेंस R को कुछ इस तरह से एडजस्ट करा जाता है. रेसिस्टेंस R एक वेरिएबल रेसिस्टेंस है कि इसकी वैल्यू क्या होता है कि गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है. गैल्वेनोमीटर का काम ये होता है ये देखना कि सर्किट में करंट है या नहीं है. ठीक है. एमीटर क्या करता है, एमीटर करंट की वैल्यू मेज़र करता है और गैल्वेनोमीटर सिर्फ ये मेज़र करता है कि करंट है या नहीं है. करंट की प्रेजेंस है तो वो हल्का सा डिफ्लेक्ट हो जाएगा, करंट की प्रेजेंस नहीं है तो वो डिफ्लेक्ट नहीं होगा. तो गैल्वेनोमीटर का काम केवल करंट की प्रेजेंस चेक करने तक का होता है और कुछ नहीं. अच्छा उसके बाद देखिएगा, हम ये कहते हैं कि यहाँ पर A से B, फिर B से C, फिर C से D और फिर D से A. ये जो R है, R एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, तो इसको इस तरह से एडजस्ट करना है कि यहाँ वाली जो ब्रांच है इसमें कोई करंट ही ना जाए. देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर का मतलब क्या है कि इस ब्रांच में कोई करंट ही ना जाए, इसको ऐसे एडजस्ट करना है. फिर देखिए, द ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर इज 0. इस ब्रिज को, ये जो सर्किट डायग्राम है, इसी को ब्रिज कहा जाता है. तो ये ऐसा हो गया, ऐसा लग रहा है ना कि जैसे यहाँ A से करंट आया और फिर उसको C तक जाने के लिए जैसे एक ब्रिज का सहारा लेना पड़ा. तो ब्रिज से जाने का एक रास्ता तो ये हो गया और एक रास्ता ये हो गया, तो इसलिए इसका नाम ब्रिज रख दिया गया, व्हीटस्टोन ब्रिज बोल दिया गया इसको. तो अब इन्होंने ये बोला कि ये ब्रिज बैलेंस्ड कंडीशन में कब होता है, जब ये वाला रेजिस्टेंस अपॉन ये वाला रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं हम बैलेंस कंडीशन. बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन, बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज. ये बैलेंस कंडीशन क्या होती है, ये रेजिस्टेंस अपॉन ये रेजिस्टेंस, मतलब P अपॉन Q,
इज इक्वल टू ये रेजिस्टेंस अपॉन ये रेजिस्टेंस, मतलब R अपॉन S। तो ये होती है व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन। अच्छा, अब यहाँ पर अगर मुझे ये अननोन रेजिस्टेंस S निकालना है तो इसको निकालने का बेहद आसान तरीका, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। तो S इंटू बी इज इक्वल टू Q इंटू R, S इंटू बी इज इक्वल टू Q इंटू R, और S क्या हो गया फिर QR अपॉन P। इस तरह से हम अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अच्छा, द आर्म्स कंटेनिंग द रेजिस्टेंसेस P एंड Q आर कॉल्ड रेशियो आर्म्स। तो ये वाली जो आर्म है AB, इसमें रेजिस्टेंस P है, ये वाली जो आर्म है BC, इसमें रेजिस्टेंस Q है। तो इस वाली आर्म को और इस वाली आर्म को हम क्या बोलते हैं, रेशियो आर्म्स। इसी तरीके से द आर्म AD, ये वाली जो आर्म है AB जिसमें रेजिस्टेंस P है, और ये वाली आर्म जो BC है जिसमें रेजिस्टेंस Q है, इसको हम दोनों आर्म्स को बोल देते हैं रेशियो आर्म्स। उसके बाद देखिए द आर्म AD कंटेनिंग R, ये जो आर्म AD है जिसमें रेजिस्टेंस R है, इसको हम बोल देते हैं स्टैंडर्ड आर्म। और ये वाली जो आर्म है DC जिसमें रेजिस्टेंस S है, इसको हम बोल देते हैं अननोन आर्म। ठीक, तो ये इनके नाम है, स्टैंडर्ड नाम है। तो इतना अगर आता है व्हीटस्टोन ब्रिज की कंस्ट्रक्शन और प्रिंसिपल लिखने के लिए आता है तो इतना लिख देना बस, इससे ज़्यादा और कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है डेरिवेशन ऑफ बैलेंस कंडीशन फ्रॉम किरचॉफ्स लॉज। तो अब आप ये देखिए कि मैंने देखा कि बैलेंस कंडीशन व्हीटस्टोन ब्रिज की ये होती है P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, ये इसकी बैलेंस कंडीशन होती है। तो इसको किरचॉफ्स लॉ की हेल्प से कैसे प्रूव करा जा सकता है वो देखना। तो देखिएगा मैंने क्या करा, मैंने ना एक डायग्राम बना लिया, यहीं पेज नंबर 79 पर इसका डेरिवेशन दे रखा है। मैं इसको करके दिखा देता हूँ, डेरिवेशन उसमें दे भी रखा है नोट्स में, मैं भी इधर करके दिखा देता हूँ। देखिए कैसे करा है कि इस बार व्हीटस्टोन ब्रिज को थोड़ा सा बड़ा बना देंगे। ठीक है, तो ये हमने कहा कि यहाँ पर तो A है, ये जो रेजिस्टेंस है दिस इज P, ये वाला पॉइंट इज B, दिस इज C, यहाँ पर है गैल्वेनोमीटर G, ये पॉइंट D हो गया, P Q R S, P Q R S ये हो गया। याद रखना जैसे हम कोई क्वाड्रिलेटर बनाते हैं तो हम उसकी सीक्वेंसिंग का ध्यान रखते हैं कि A इधर है, फिर B है, फिर C है, D है, A B C D ऐसे लेकर चलेंगे। लेकिन जब रेजिस्टेंसेस लेंगे तो ऐसे मत कर देना P Q R S, नहीं, P Q R S, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। मुझे ये कंडीशन इस बार डिराइव करनी है, डेरिवेशन देखना है इसका। तो आप ये देखेंगे कि इसमें मैंने ये कहा कि ये गैल्वेनोमीटर है, तो गैल्वेनोमीटर में आने वाला करंट उसको मैंने बोल दिया IG। अच्छा, कैसे करा शुरुआत से देखिए, यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है जिसका EMF है E, यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है जिसका EMF E है। ठीक है, अब इसमें से जो करंट निकलता है उस करंट को हमने बोल दिया I। तो यहाँ से करंट निकला I, ये करंट I यहाँ तक गया, यहाँ तक गया, और फिर यहाँ से करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। समझ गए, जब करंट यहाँ पर आएगा तो एज पर KCL ये करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो एक ब्रांच में चला गया बेटा करंट I1 और एक ब्रांच में करंट चला गया I2, एक में I1 चला गया, एक में I2 चला गया। उसके बाद आप ये देखिएगा कि I1 यहाँ तक गया और फिर ये IG निकल गया इसमें से, तो यहाँ कितना जाएगा I1 माइनस IG, ये समझ में आ गया। ठीक है भाई, I1 ऐसे जा रहा था, ये KCL ही है, ये KCL ही है। तो इसमें आप ये देखिएगा कि I1 ऐसे जा रहा था और गैल्वेनोमीटर में जाने वाले करंट को मैंने IG बोल दिया। तो यहाँ कितना जाएगा I1 माइनस IG, और आप सेटिस्फाई करके देख लीजिए कि अगर ये यहाँ पर KCL सेटिस्फाई हो रहा है नहीं, वो देख लो, दोनों को आप ऐड करके देख लो, IG और I1 माइनस IG दोनों को ऐड करा तो माइनस IG प्लस IG कट गया, और इधर I1 आ रहा है तो करंट एंटरिंग इज इक्वल टू करंट लीविंग, I1 इज इक्वल टू I1 ही हो जाएगा। इतना क्लियर है? ठीक है, ऑनलाइन बताइए अवंतिका, क्लियर है इतना?
ठीक है। करंट एंटरिंग आईजी है। हाँ करंट एंटरिंग आईजी है। नहीं, यहाँ पर जो करंट नोड बी पर जो करंट एंटर कर रहा है दैट इज I1, जो नोड के अंदर जा रहा है, ठीक है। और नोड में से जो बाहर निकल रहा है वो एक तो IG हो गया और दूसरा I1 माइनस IG हो गया, ठीक है। इसको हमने ऐसे निकाल लिया कि भाई यहाँ पर करंट एंटर कितना कर रहा था I1, ठीक है। और इसमें से लीव करा करंट कितना IG इसमें से लीव कर गया। तो मैंने ये कहा कि भाई I1 इज इक्वल टू I1 ही होना चाहिए, तो इसको बचा हुआ करंट कितना हो गया I1 माइनस IG प्लस IG कट गया तो I1 इज इक्वल टू I1 हो गया। ऐसे कर गया, बताओ भी क्लियर है, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे देखते हैं। फिर मैं ये कहूँगा कि यहाँ से करंट आ रहा है I2 और इस ब्रांच में जो करंट IG ऐसे आ रहा है तो IG पूरा का पूरा ऐसे आएगा, ठीक है ना। तो I1 में से IG निकल गया तो आप ये देखिए इस पूरे वायर में करंट IG ही चलेगा सेम। तो अब आप ये देखो कि ये जो नोड है हमारा डी वाला नोड, इसमें करंट एंटर कितना हो रहा है I2 और दूसरा करंट कितना एंटर हो रहा है IG। तो ये तो हो गया हमारा, इधर से करंट ये भी एंटर हो रहा है, ये भी एंटर हो रहा है, तो इधर तो करंट लीव ही करेगा फिर, ठीक है। तो लीव करने वाला करंट कितना हो गया, लीव करने वाला करंट हो जाएगा I2 प्लस IG। करंट एंटरिंग और करंट लीविंग दोनों सेम होने चाहिए। आप ये देखिए ये I1 आ रहा था, है ना, I1 में से IG यहाँ पर चला गया, तो I1 में से IG चला गया तो ये जो है यहाँ कितना बचा भाई, I1 में से IG निकल गया ना यहाँ पर, तो यहाँ कितना बचेगा करंट I1 माइनस IG तो बचेगा। हाँ तो प्लस हो जाता। तब अब ये कहते हैं कि भाई ये दोनों करंट यहाँ पर आकर मिल रहे हैं तो करंट एंटर कितने कर रहे हैं I1 और IG, तो ये I1 प्लस IG हो जाता। वही काम यहाँ पर हो रहा है, इधर करंट कौन सा आ रहा है I2 और करंट कौन सा आ रहा है IG, वो I2 और IG दोनों ऐड करके तो एंटरिंग वाले कितने हो गए I2 प्लस IG, तो लीविंग वाला भी I2 प्लस IG होगा। और एक नोड पर अगर 3 ब्रांचेस आ रही हैं, 2 ब्रांचेस अगर एंटर कर रही हैं तो तीसरी ब्रांच से करंट निकलेगा ही बाहर। क्लियर है यहाँ इतना, ठीक है, ठीक। चलो जी, अब इसके बाद देखिएगा ये हमारे पास सारे करंट्स आ गए। अब मैं KVL लगाऊंगा, applying KVL in loop ABDA। लूप ABDA में आप लगा लीजिए KVL, वही लगा रखा है यहाँ पर भी। तो A से स्टार्ट करा तो A में इसी डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ जैसे भी, और करंट भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो प्लस का हो जाएगा I1 इंटू पी। क्या है रेजिस्टेंस, तो I1 इंटू पी ये हो गया। उसके बाद हम B तक गए, B से फिर हम यहाँ जा रहे हैं तो ये IG क्या है, ये तो करंट हो गया गैल्वेनोमीटर में, और ये जो G है ना ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। गैल्वेनोमीटर में कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ना, ये जो G है ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। G तो कंडक्टेंस नहीं होता सर, क्या होता है, कंडक्टेंस G एक्चुअली कंडक्टेंस के लिए ही यूज़ करा जाता है, पर यहाँ पर जो है G एक्चुअली G सिंबल होता है गैल्वेनोमीटर का। हमने गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को भी G बोल दिया। तो वो तो अलग-अलग है ना, कंडक्टेंस और भी तो अलग-अलग है। हाँ वो अलग है चीज़, कंडक्टेंस से कोई लेना देना नहीं है। तो IG इनको कैपिटल G हो गया। उसके बाद देखिएगा फिर यहाँ इस पॉइंट पर आ गए A B D तक आ गए, फिर D से A तक जा रहे हैं। तो जैसे हम D से A तक जा रहे हैं तो करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, लेकिन हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। सर जैसे IG ये सर ये माइनस में नहीं होना चाहिए, माइनस में क्यों होगा सर क्योंकि ये ऊपर की तरफ ना, ये करंट का डायरेक्शन नहीं है, ये सिंबल है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का सिंबल होता है कि एरो ऊपर की तरफ लगा होगा। करंट का डायरेक्शन तो ये है ना IG, और हम भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट भी इसी डायरेक्शन में। तो IG और G क्या है, इसका रेजिस्टेंस, और करंट इनटू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। उसके बाद देखिएगा फिर मुझे जाना है D से A तक, तो D से A तक जाऊंगा तो करंट कितना है I2, रेजिस्टेंस कितना है R, लेकिन करंट ऐसे आ रहा है, हम ऐसे जा रहे हैं तो माइनस का I2R इज इक्वल टू 0। क्लियर, ठीक है। इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। उसके बाद क्या करेंगे, अब हम KVL लगाएंगे लूप B C D B में।
अप्लाई केसीएल इन द लूप BCDB में केवीएल लगा दीजिए। तो अब क्या करेंगे भाई, यहाँ से BC तक जा रहे हैं तो करंट इनटू रेजिस्टेंस I1 माइनस IG इनटू Q। I1 माइनस IG इनटू Q। फिर C से D तक जा रहे हैं तो I2 प्लस IG इनटू S, लेकिन विद अ नेगेटिव साइन, क्योंकि करंट ऐसे है, हम ऐसे जा रहे हैं। माइनस I2 प्लस IG इंटू एस तो B C D और फिर वापस B तक जा रहे हैं। तो करंट कितना है IG और इसका रेजिस्टेंस कैल्कुलोमीटर में कितना है G। करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है लेकिन मैं उल्टा जा रहा हूँ, तो माइनस का IG इंटू G इज इक्वल टू 0। ये हो गया। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन होती है, बैलेंस कंडीशन में हम क्या करते हैं, ये जो वेरिएबल वाला रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू कुछ ऐसी लेकर चलते हैं कि ये जो ब्रांच है ना BD, इस वाली ब्रांच में जिसमें गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाए। पोटेंशियल डिफरेंस अगर 0 हो गया तो 0 पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि करंट भी 0। तो आप ये देखिएगा, पेज नंबर 80 पर आ जाइए, नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, पेज नंबर 80 पर देखिए क्या लिखा हुआ है, इन द बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ द ब्रिज IG इज इक्वल टू 0। तो बैलेंस्ड कंडीशन में सर हमें इसे बैलेंस कंडीशन में करना है ना? हमेशा बैलेंस्ड कंडीशन में जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर में कोई करंट ही नहीं जाना चाहिए, ठीक है। गैल्वेनोमीटर लगाया ही इस वजह से है, ये देखने के लिए कि जब तक उसका डिफ्लेक्शन 0 ना हो जाए, जब तक उसमें डिफ्लेक्शन ना होना बंद ना हो जाए, तब तक हम इधर वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करते रहेंगे। हाँ सर, हमने स्कूल में प्रैक्टिकल कराया था। अच्छा, वो तो ऐसे करने वाला तो मीटर ब्रिज का होगा प्रैक्टिकल। सर वो एक की बॉक्स पे रेजिस्टेंस निकालते हैं और फिर लगाते हैं, वो मीटर ब्रिज वाला होगा, ठीक है। सर, दो उसमें zero ही मीटर करनी से होती थी उसमें भी। उसमें भी वही 0 करना होता है, मीटर ब्रिज में भी बैलेंस करके 0 ही करना होता है, नल पॉइंट बोलते हैं उसको, ठीक है। रेजिस्टेंस की ना मैंने बार बार चेंज करवाया। बार बार चेंज करवाते हैं, तो यहाँ पर भी होगा। नेक्स्ट चैप्टर में है ना? क्या जी? मीटर ब्रिज। दोबारा बोलो। मीटर ब्रिज कौन सा चैप्टर? मीटर ब्रिज था इसी चैप्टर में, हट गया, सिलेबस से हट गया, ठीक है। सर अभी जो नया सिलेबस आया उसमें क्या करता है? उसमें किरचॉफ्स लॉ के बाद में सिर्फ व्हीटस्टोन ब्रिज करना और कुछ नहीं। सर मार्च में टेंजेंट्स आ गया फिर से आ गया? अच्छा, फिर से नया सिलेबस आ गया? हाँ। मुझे नहीं पता। परसों आया। और वो अच्छा। रेट ऑफ मेजर वाला कट गया। अच्छा, तो रेट वाला तो पहले, अच्छा रेट वाली यानी कि पहली एक्सरसाइज हाँ। है ना, बर्बाद करके छोड़ेंगे। पेपर बना रखे हैं 15 फरवरी से, पेपर बता दिए इन्होंने, अब बार बार सिलेबस चेंज कर रहे हैं। फ़ायदा क्या हुआ इस बार पर? पहले आपने जुलाई में दिया था, 22 जुलाई में आया था लास्ट ईयर सिलेबस, अभी आपने अगस्त में दे दिया और लेट कर रहे हो। फिर कह रहे हैं पेपर हमको मार्च में, वो फरवरी में ही करना। परसों आया हाँ, परसों रात तो पुराना डिलीट करके नया वाला कर लूँ सिर्फ, हाँ। क्या है? इसमें भी कटा है, फिजिक्स में भी कटा है। फिजिक्स में ज़रूर वो चीज़ कटी होगी जो हमने कर ली है हाँ। ना, और ऐड वो चीज़ हुई होगी जो हम ऑलरेडी छोड़ चुके हैं, हाँ। परेशान करने के लिए। चलिए जी, तो बैलेंस्ड कंडीशन हो गई IG इज इक्वल टू 0। अब हम ये कहेंगे देयरफॉर, सर ये है कौन जो खेल रहा है? हाँ सर मतलब कितना ये? चला रहा है? कौन है? अश्विनी वैष्णव। हाँ। अश्विनी वैष्णव रेल मिनिस्टर हैं यार, देखो ना फटाफट यार, एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? पिछली बार वो रमेश पोखरियाल निशंक के वैसे एजुकेशन मिनिस्टर थोड़ी ना काटता है ना। HR एंड एजुकेशन मिनिस्ट्री एक ही होती है, हाँ बट वो काटता थोड़ी ना सिलेबस को। उसी का वो लगता है, मतलब मोहर फाइनली उसी की लगती है। और तो बिना देखे ना 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 ना, बिना देखे नहीं लगाएंगे, बिना देखे इस वजह से नहीं लगाएंगे। एजुकेशन मिनिस्ट्री पर तो बहुत बुरी तरह से धर्मेंद्र प्रधान, यार ये तो बहुत सही बंदा है। सर उन्हें सारे टॉपिक पता होंगे? नहीं, टॉपिक नहीं पता होंगे, उनको ये प्रॉब्लम पता होगी कि पिछली बार का जो एजुकेशन मिनिस्टर है उसको क्यों हटाया गया था। तो ये एक परसेप्शन बनती है, पब्लिक परसेप्शन, और पब्लिक परसेप्शन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है स्टूडेंट्स परसेप्शन, क्योंकि स्टूडेंट्स ही होते हैं जो वोट देते हैं जाकर, सारा खेल वोट का है। तो वो है सारी की सारी कहानी कि पिछली बार वालों को हटाया ही इस वजह से गया था कि वो प्रेडिक्ट नहीं कर पाए कुछ भी, ये इतना बुरा हाल हो सकता है, ऐसी वेव भी आ सकती है, ऑनलाइन ऑफलाइन में कोऑर्डिनेशन नहीं बिठा पाए। फिर ये अनाउंस करा गया था कि जितने भी प्राइवेट स्कूल वालों को तो ये समझते हैं कि वो तो आसमान से टपके हैं,
ठीक। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल वालों को ये डिसाइड करा गया था कि सबको टैबलेट्स लैपटॉप्स ये सब बांटे जाएंगे, वो बटे भी नहीं थे। बटते कैसे, कंट्री खुद ही बुरा हाल हो रखा था, ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही थी, तो बहुत बुरी हालत हो रखी थी। खैर किसी न किसी पर तो गाज गिरनी थी, तो वो रमेश पोखरियाल को निकाल दिया। ऐसे ही आईटी मिनिस्टर, प्रॉब्लम जगह 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 ब्रॉडबैंड की हो रही थी, तो रविशंकर प्रसाद आईटी मिनिस्टर थे, तो उनको भी हटा दिया था। वैसे सर जो चूज़ करते हैं ना कौन से हटेंगे, वो बहुत नीचे होते हैं उनके कंपैरेटिवली, 2-3 शायद नीचे होते हैं, 2-3 कोर्सेज। हाँ वो तो मैं समझ गया, जो सिलेबस वाला है ना, जो सिलेबस वाला कि कौन सी चीज़ ऐड होनी है कौन सी चीज़ हटनी है, वो तो सीबीएसई पूरा ड्राफ्ट बनाकर ले गया होगा, तो उन्होंने देखा होगा और फिर उसके बाद में उन्होंने ये सोचा होगा, मिनिस्टर ने ये सोचा होगा कि इस टाइम पर ये करना ठीक रहेगा या गलत रहेगा, वो सोच कर इन्होंने करा होगा। खैर चलो जो भी रीज़न, देखते हैं क्या। पहले इक्वेशन नंबर 1 देखिएगा। इक्वेशन 1 में क्या हो गया कि IG 0 हो गया। जब IG 0 हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, I1P माइनस I2R इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इस माइनस I2R को इधर ले जाओ तो I1P इज इक्वल टू I2R। तो हमारी इक्वेशन 1 तो ये बन गई। उसके बाद हम बात करेंगे इक्वेशन 2 की। इक्वेशन 2 में भी फिर वही काम करना है कि IG को 0 कर देना है। तो ये क्या हो गया, I1Q माइनस I2S और माइनस 0 इज इक्वल टू 0। भाई IG 0 है तो वो पूरा 0 ही हो गया। अब इस माइनस I2S को उधर ले जाओ तो I1Q इज इक्वल टू I2S। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 से 2 को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड इक्वेशन 1/2। इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कैसे क्या हो जाएगा, I1P अपॉन I1Q इज इक्वल टू I2R अपॉन I2S। I2 से I2 कट गया, इधर I1 से I1 कट गया, ये हमारी बैलेंस कंडीशन आ गई, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। ठीक है, तो इसका प्रूफ पेपर में आता है व्हीटस्टोन ब्रिज में। ठीक है, उसके बाद देखिएगा सेंसिटिविटी ऑफ अ व्हीटस्टोन ब्रिज। सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है कि कितना, अगर मैं किसी वोल्टेज को या किसी रेसिस्टेंस को चेंज कर रहा हूँ तो व्हीटस्टोन ब्रिज की परफॉर्मेंस में कितना चेंज आता है। अगर जरा सी वोल्टेज चेंज करने पर उसकी परफॉर्मेंस में ज़्यादा चेंज आ जाए तो हम ये कहते हैं भी बड़ा सेंसिटिव है। किसी को जरा सा डांट देते हैं और रोने लगता है, इसका मतलब बड़ा सेंसिटिव है। किसी की पिटाई भी कर देते हैं तब भी हंसता रहता है, कहते हैं तो बड़ा ढीठ है, सेंसिटिव है ही नहीं। ठीक है, किसी को बार बार कहते रहते हैं नहीं मैसेज कर देना, वो मैसेज ही नहीं करता है ना, उसको कहते हैं सेंसिटिव है ही नहीं। आगे चलते हैं। A Wheatstone bridge is said to be sensitive if it shows a large deflection in the galvanometer for a small change in resistance in the resistance R. The sensitivity of a Wheatstone bridge depends on 2 factors. 2 factors पर डिपेंड करता है। पहला फैक्टर, the bridge is most sensitive when all the 4 resistances are of the same order. जो ब्रिज है वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव तब होता है जब चारों रेजिस्टेंसेस P, Q, R, S सेम ऑर्डर के होते हैं। सेम ऑर्डर का मतलब नहीं, सेम ऑर्डर का मतलब ये होता है कि वाला ऑर्डर है रिएक्शन। ना वो वाला ऑर्डर नहीं। जैसे मान लीजिए हम ये बोलते हैं कि अगर सभी में एक डिजिट ही आ रही है, सभी में एक डिजिट आ रही है, मतलब एक 4 है, एक 5 है, एक 6 है और 7 है, तो उसमें एक डिजिट आ रही है तो हम बोलेंगे कि एक ही ऑर्डर का हो गया। ठीक है, अगर मान लीजिए सब 2 डिजिट के हैं, एक 20 है, एक 27 है, एक 39 है, एक चाहे 92 है, ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि सब क्या हैं, किस वैल्यू में आ रहे हैं, सब 10 की पावर 2 के। रेजिस्टेंस ज़्यादा दूर नहीं है। हाँ, मतलब वो हंड्रेड्स की रेंज में आ गए। अगर थाउजेंड्स की रेंज में है तो सब थाउजेंड्स की रेंज में, तो उसको बोलते हैं सेम ऑर्डर के रेजिस्टेंस। तो ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव तब होता है। उसके बाद देखिएगा 2 पॉइंट्स वैल्यू सेम थी तो भी नहीं हो सकता। सेंसिटिव। तो अकॉर्डिंग टू कैलेंडर, साइंटिस्ट था, अकॉर्डिंग टू कैलेंडर फॉर ग्रेटर sensitivity of Wheatstone bridge, the battery should be so connected that the resistance in series with the resistance to be measured is greater than the resistance in parallel with it. वो बोलते हैं कि अगर आपको ज़्यादा सेंसिटिविटी अचीव करनी है व्हीटस्टोन ब्रिज में तो द बैटरी शुड बी सो कनेक्टेड, बैटरी कुछ इस तरह से कनेक्ट करनी है कि रेसिस्टेंस इन सीरीज विद द रेसिस्टेंस टू बी मेजर्ड। अच्छा, रेसिस्टेंस सीरीज में कौन सा हो गया, आप ये देखो कि जब मैं व्हीटस्टोन ब्रिज यूज़ कर रहा हूँ तो व्हीटस्टोन ब्रिज में हम ये कहेंगे कि जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो गया तो इसका मतलब क्या है कि इसमें अब करंट जा ही नहीं रहा है ना। हमने उनको पूरा ऐसे रेजिस्टेंस को ऐसे एडजस्ट करा, वैल्यू चेंज करी
कि इसमें जाने वाला करंट ज़ीरो हो जाए। जब इसमें जाने वाला करंट ज़ीरो हो गया तो भाई ये ब्रांच हटा दो ना, गायब कर दो। बैलेंस करने के बाद में एक तरह से ये समझ लीजिए कि बीच की ब्रांच गायब हो गई, क्योंकि बीच की ब्रांच में करंट जा ही नहीं रहा। अब जब करंट जा ही नहीं रहा है तो ये दोनों रेसिस्टेंसेस कैसे हो गए सीरीज़ में, ये दोनों रेसिस्टेंसेस कैसे हो गए सीरीज़ में, और ये इनका सीरीज़ कॉम्बिनेशन और इनका सीरीज़ कॉम्बिनेशन आपस में क्या हो गया, पैरेलल में। तो वही दे रखा है कि बैटरी शुड बी सो कनेक्टेड, बैटरी को कुछ इस तरह से कनेक्ट करना है कि रेसिस्टेंसेस इन सीरीज़, रेसिस्टेंसेस इन सीरीज़, ये वाले रेसिस्टेंसेस in series to be measured in series with the resistances to be measured is greater than the resistance in parallel with it। तो जो रेसिस्टेंस जो सीरीज़ में बनेंगे और जो रेसिस्टेंस पैरेलल में बनेंगे, सीरीज़ वाले का कॉम्बिनेशन पैरेलल वाले से ज़्यादा होना चाहिए। ये कैलेंडर में बोला किस चीज़ के लिए, सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए। फिर एक दूसरा साइंटिस्ट मैक्सवेल ने सेंसिटिविटी को लेकर क्या कहा, According to Maxwell, for greater sensitivity of Wheatstone bridge out of the battery and the galvanometer, the one having the higher resistances should be connected। बैटरी और गैल्वेनोमीटर में जिसका रेसिस्टेंस ज़्यादा हो उसको कहाँ कनेक्ट करना चाहिए, शुड बी कनेक्टेड बिटवीन द जंक्शन ऑफ द टू हाईएस्ट रेसिस्टेंसेस। जो दो हाईएस्ट रेसिस्टेंसेस होते हैं उनके जंक्शन के बीच में, मतलब जंक्शन में कनेक्ट कर देना चाहिए। मान लीजिए ये और ये दोनों हाईएस्ट रेसिस्टेंसेस हैं, ठीक है। तो बैटरी में और आपका बैटरी और उसके अलावा क्या है, गैल्वेनोमीटर। बैटरी और गैल्वेनोमीटर में जिसका ज़्यादा रेसिस्टेंस है, दोनों में से जिसका ज़्यादा रेसिस्टेंस है उसको पकड़ लो और उसको आप जैसे मान लीजिए इन दोनों का रेसिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, चारों के कंपैरिजन में इन दोनों का रेसिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, तो इनके जंक्शन पर कनेक्ट कर देना है उसको, ठीक है। मतलब जैसे हमने यहाँ पर बैटरी कनेक्ट करी, वो सॉरी गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करा था ना, तो गैल्वेनोमीटर की और बैटरी की पोजीशन इंटरचेंज करी जा सकती है, ये मैक्सवेल ने कहा था। अगर मान लीजिए हम ये कहते हैं कि गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस ज़्यादा है, गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो हमने गैल्वेनोमीटर को यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। अगर कहते हैं कि नहीं बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस ज़्यादा है तो बैटरी को यहाँ लगाएंगे, गैल्वेनोमीटर को यहाँ लगाएंगे। सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए हम हमेशा ये चाहते हैं कि जरा सा भी वोल्टेज का फ्लक्चुएशन हो, जरा सा भी वोल्टेज का फ्लक्चुएशन हो तो मुझे आउटपुट पर पता चलता है कि हाँ वोल्टेज में फ्लक्चुएशन हो रहा है। क्लियर है सर? ज़्यादा सेंसिटिविटी तो होगा था उससे ये होगा ना कि भाई हमको पता चल जाएगी कोई भी चीज़। फॉर एग्जांपल अगर हम ईसीजी की बात करते हैं तो ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है, ये हेल्थ सेविंग डिवाइस होती है। मतलब इससे हमको ये पता चल जाता है कि हाँ जो भी पर्सन है जिसका भी ऑपरेशन हो रहा है तो उसकी सांसें चल रही है। अब मान लीजिए वो सेंसिटिव नहीं है, मान लो उसकी सांसें चल रही है, पल्स तो आ रही है, और वो जो ईसीजी है वो दिखा रहा है कि नहीं स्ट्रेट लाइन आ गई यहाँ तो, है ना, वेव फॉर्म ही बननी बंद हो गई। हाँ वो जो ऐसे ऐसे फिल्मों में दिखाते हैं कि विलन ने हीरो को मारा, हीरो एडमिट हो गया, उसके बाद वो टू 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 चल रहा है। तो अगर मान लो वो डिवाइस सेंसिटिव नहीं है, उसमें बहुत हाईली सेंसिटिव डिवाइस चाहिए। अगर वो डिवाइस सेंसिटिव नहीं है तो वो तो जिंदा आदमी को मरा हुआ दिखा देगा, है ना। वो कहेंगे हटाओ भाई इसके ऑक्सीजन निकालो, इसको मॉर्चरी में डाल दो, मर गया, ठीक, पता चला वो बेचारा जिंदा था, वहाँ पर फिर वो उठकर बैठ गया, ठीक है। तो होता है ना ऐसे कई इंसिडेंट्स, पेपर में भी आपने पढ़े होंगे, मुर्दा उठकर बैठ गया। तो वो क्या होता है कि वो पुराने डिवाइसेस लगी हुई हैं, या कई बार ऐसा है कि अभी वो बेहोशी के ही असर में है, बेहोशी के असर में है तो उसका जो ब्रीदिंग रेट है बहुत ज़्यादा शैलो हो चुका है, ब्रीदिंग रेट इतना शैलो हो चुका है कि उसकी जो हार्ट बीट्स है वो सुनाई नहीं दे रही है, लेकिन है जिंदा, ऐसा होता है। तो इसी वजह से जो सेंसिटिविटी है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स में सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमको जरा सा भी अगर इनपुट चेंज होता है तो आउटपुट पर हमको असर दिखाई दे जाना चाहिए। चलिए जी, फिर एडवांटेजेस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है कि इट इज़ अ नल मेथड, हैंस द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल एंड द रेसिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर डू नॉट अफेक्ट द नल पॉइंट। नल मेथड क्या होता है कि हमने इस रेसिस्टेंस को, ये एडजस्टेबल रेसिस्टेंस है, हम इसको इस तरह से एडजस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर जाने वाला करंट नल हो जाए, ज़ीरो हो जाए। तो जहाँ पर भी हम रेसिस्टेंसेस को एडजस्ट करते हैं ताकि हमारा करंट ज़ीरो हो जाए, उसको हम नल मेथड बोल देते हैं। तो ये नल मेथड है। उसके बाद अगला देखिएगा, ये इसका एक बेनिफिट हो गया, ये इसका एक एडवांटेज हो गया कि इंटरनल रेसिस्टेंस और रेसिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर से नल पॉइंट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समझ गए? इंटरनल रेसिस्टेंस पर भी फर्क नहीं, इंटरनल रेसिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं इसके,
और गैल्वेनोमीटर का कितना भी रेसिस्टेंस हो, कोई लेना देना नहीं। जब मैं इसके अंदर जाने वाले करंट को ही ज़ीरो कर रहा हूँ, तो आप इसको ले लो 1000 ओम का, क्या फ़र्क पड़ रहा है? इस सर्किट पर कोई असर ही नहीं डालेगा। क्यों? हम तो इस रेसिस्टेंस को चेंज कर रहे हैं ताकि यहाँ जाने वाला करंट ही ज़ीरो हो जाए। लेकर बैठा रहा भाई अपने रेसिस्टेंस को, हम तुझे करंट ही नहीं दे रहे। ठीक है, आगे चलिए। सेकेंड, as the method does not involve any measurement of current and potential difference, क्योंकि इस मेथड में हम करंट को और पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करते ही नहीं हैं, सो द रेसिस्टेंस ऑफ अमीटर एंड वोल्टमीटर डू नॉट अफेक्ट द मेजरमेंट। अगर हमको यहाँ पर एमीटर या वोल्टमीटर भी लगा देते हैं तो उनके रेसिस्टेंस से भी इस डिवाइस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो पहला एडवांटेज क्या है, क्योंकि ये एक नल मेथड है, तो गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस हो या फिर आपका जो इंटरनल रेसिस्टेंस हो बैटरी में, उससे नल पॉइंट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, व्हीटस्टोन ब्रिज के परफॉर्मेंस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा कि अगर यहाँ पर हम कोई भी एमीटर लगा देते हैं या कोई भी वोल्टमीटर लगा देते हैं कितने भी रेसिस्टेंस का, तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसकी परफॉर्मेंस में। तीसरा एडवांटेज, द अननोन रेसिस्टेंस कैन बी मेजर्ड टू अ वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी बाई इंक्रीजिंग द रेशो ऑफ द रेसिस्टेंसेज इन द आर्म्स P एंड Q। तो P और Q जो आर्म्स हैं उनका रेशो चेंज करके, मतलब उनका रेशो अगर बहुत ज़्यादा हाई है तो हम S की वैल्यू बहुत एक्यूरेट निकाल सकते हैं। ठीक है, अननोन रेजिस्टेंस की बड़ी एक्यूरेट वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अच्छा, लेकिन वो तो हम निकालते नहीं है ना। हाँ वो तो नहीं, हमारा इसका जो टारगेट है वो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना ही है। ठीक है, ये जो S है ये अननोन रेजिस्टेंस है, हमें इसमें अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी होती है। यही है। यही काम है व्हीटस्टोन ब्रिज का। सिर्फ यही बस अननोन रेजिस्टेंस वो है। हाँ, ये अननोन रेजिस्टेंस है S। ठीक अच्छा, आगे अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। एक बार सिलेबस देख लो, मैं देखूँ क्या कि मीटर ब्रिज करना है, पोटेंशियोमीटर करना है कि नहीं। इसी वजह से कंफ्यूजन हो रहा होगा स्कूल में, शायद टीचर ने देख लिया होगा। परसों की तो बात है, परसों की तो बात है जब तुम बता रहे थे। अच्छा सर, हाँ कुछ एकादशी चेक हुई? क्या? एकादशी चेक हुई? नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, मैं दे दूँगा, 2-1 दिन में दे दूँगा। सिर्फ परसों तो हमारा पेपर है फिजिक्स का। नहीं परसों नहीं, सैटरडे। अरे एक बात बताओ, तुम्हारे स्कूल में चैप्टर कौन सा चल रहा है? मैग्नेटिज्म करा दिया स्टार्ट, ठीक है। खत्म भी हो और गया। अच्छा खत्म भी हो गया, अब अचानक से स्पीड पकड़ दी क्या इन्होंने? वो ऑनलाइन हो गई थी क्लास कावड़ की छुट्टियों में। अच्छा तो ऑनलाइन में भागने लगते हैं। सर मेरे यहाँ चैप्टर से कंप्लीट हो गया। हाँ, तुम्हारे यहाँ तो अलग ही कहानी चल रही है। कौन सा? नाम ही 1 मिनट वेट करिए, मैं देख रहा हूँ, अगर आपके पास है तो फटाफट आप दे दो। सर फिर से तो चेंज होगा इस वजह से। क्या? फिर से तो चेंज होगा इस वजह से। अब तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर इन्होंने सोच ही लिया होगा कि बर्बाद कर देना है तो बात अलग है, कुछ अगर इन्होंने ठान ही लिया होगा। देख रहा हूँ जरा। हाँ जी, यही है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, मेटालिक कंडक्टर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वीआई कैरेक्टरिस्टिक, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। इसमें तो वही दिखा रहा है, वही है किरचॉफ्स रूल्स और व्हीटस्टोन ब्रिज। की वेबसाइट पे CBSE। हाँ, सीबीएसई की वेबसाइट पर ही देखा, एकेडमिक वाली पर। एकेडमिक वाली पर मैं करिकुलम में गया हूँ, या कोई अलग से न्यूज़ आई है उसमें है क्या? कोई अलग से इसी न्यूज़? वेबसाइट पे ही है। हाँ, वेबसाइट बस पर मार्क्स का पता है। मैथ्स का ना। हाँ, मैथ्स
मैथ्स में तो हो ही है। मैथ्स में टेंजेंट से नॉर्मल साइड हो गया ना, हाँ। है ना। अभी बताता हूँ, और वो अभी बताता हूँ कि जिस लिंक पर मैं देख रहा हूँ, अगर वहाँ पर मैथ्स में चेंज हुआ हुआ है तो फिर हम जो फिजिक्स का है वो भी सेम ही लिंक पर देख रहे हैं। इसका मतलब फिजिक्स का सही सिलेबस है। देखो जरा, मैथ्स का भी खोल लिया, मैथ्स का ही वो चेंज। ये बता दो। भाई तुम ही भेज देना, मैं तो शायद पुराना ही खोल लिया मैंने, क्योंकि इसमें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज आ रहा है लिखा हुआ। खोल रखी है मैंने एकेडमिक वेबसाइट ही। रिफ्रेश कर लो जरा। पता नहीं, नहीं भाई मेरे पास तो नहीं है इसमें दिखा रही है। इसमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें तो बस यही है कि पुराने ही दिखा रहे हैं। इसमें तो पुराना ही दिखा रहा है। स्कूल में बताया हो अगर कहीं कोई, वेबसाइट पे देखा था। वेबसाइट पर तो पुराना ही दिखा रहा है। नहीं, वेबसाइट पे ही देखा था मैंने। वेबसाइट में जैसे हम एजुकेशनल वेबसाइट पर जाते हैं, करिकुलम पर क्लिक करते हैं, करिकुलम में सबसे पहले आ जाता है 2022-23, तो उसमें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज दिखा रहा है, टेंजेंट एंड नॉर्मल नहीं दिखा रहा। अप्लाइड मैथ्स का तो नहीं देख लिया? अप्लाइड मैथ्स में है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। अप्लाइड मैथ्स वालों को तो करा रहा हूँ मैं, उसमें तो है, उसमें पता नहीं। चलिए, अच्छा पेज नंबर 84 पर आ जाइए, इसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं जरा। कंस्ट्रक्शन पढ़ना है। हाँ, कंस्ट्रक्शन कौन सा कंस्ट्रक्शन? देखिए ये जो है ना, ये कंस्ट्रक्शन इसका है, मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज का। ये तो काट दो इस सिलेबस में, ये नहीं करना। अब आप आ जाइए सीधा पेज नंबर 84 पर, और पेज नंबर 84 पर दे रखा है, द गैल्वेनोमीटर इन ईच ऑफ द टू गिवन सर्किट डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन। फाइंड द रेशियो ऑफ द रेसिस्टर्स R1 एंड R2 यूज्ड इन दीज टू सर्किट्स। तो आंसर इसका 3:2 है। अभी करके दिखाते हैं सॉल्व। सर डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टर की काट। कुछ नहीं करना, सर वो मीटर ब्रिज का है ना, वो मीटर और स्लाइड वायर ब्रिज का है, वो नहीं करना। सर हाफ ईयरली में फिजिक्स की पूरी फर्स्ट पार्ट आएगी। आनी चाहिए। चलिए जी देखिएगा, इसमें जो दे रखा है पेज नंबर 84 पर जो पहला क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर इन ईच ऑफ द टू गिवन सर्किट्स डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन। तो क्या दे रखा है इन्होंने, पहला जो सर्किट है ये 3 वोल्ट का, और बीच में गैल्वेनोमीटर दे रखा है। तो गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा है। जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा है तो ये कौन सी कंडीशन हो गई? बैलेंस कंडीशन। बैलेंस कंडीशन में क्या होता है? P/Q इज इक्वल टू R/S, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। यहाँ लिखेंगे अंडर बैलेंस कंडीशन
4/R1 is equal to 6/9. 3 2s are 6, 3 3s are 9. तो 2R1 is equal to 4 3s are 12, 2 1s are 2, 2 6 are 12. तो R1 की वैल्यू कितनी हो गई? 6 ओम। R1 की वैल्यू 6 ओम हो गई। अब दूसरा सर्किट देख लीजिए। दूसरे सर्किट में तो वो बोल रहा है कि गैल्वेनोमीटर में जो करंट है वो 0 है, यानी कि फिर से बैलेंस कंडीशन में। और जो दूसरा सर्किट है, दूसरा सर्किट आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने क्या करा कि गैल्वेनोमीटर की और बैटरी की पोजीशन चेंज कर दी। बैटरी यहाँ लगा दी, गैल्वेनोमीटर यहाँ लगा दिया, ठीक है। तो ये पोजीशन चेंज करी जा सकती है एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर की, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो आप ये देखिए इन्होंने क्या करा कि इससे फर्क क्या पड़ता है कि अगर ये चेंज कर दे तो? कोई फर्क नहीं पड़ता। बैटरी और गैल्वेनोमीटर की पोजीशन चेंज करी जा सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वही तो बता रहा था मैं। यहाँ पर इस केस में इन्होंने गैल्वेनोमीटर यहाँ लगा दिया, ये सिर्फ इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है कि गैल्वेनोमीटर को इधर लगा दिया। ये दिया 6 ओम 12 ओम, 6 ओम 12 ओम, R2 और 8 ओम। यहाँ पर भी गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा है, तो इसको भी क्या बोलेंगे? अंडर बैलेंस कंडीशन P/Q is equal to R/S, 6/12 is equal to R2/8। Six ones are 6, 6 2s are 12, 2 1s are 2, 2 4s are 8। तो R2 की वैल्यू कितनी आ गई? 4 ओम। तो पहले सर्किट की हेल्प से मैंने R1 की वैल्यू निकाल ली, दूसरे सर्किट की हेल्प से मैंने R2 की वैल्यू निकाल ली। तो R1 is to R2 क्या हो गया? R1 अपॉन R2। R1 क्या हो गया? 6 और R2 क्या हो गया? 4। 2 2s are 4, 2 3s are 6, 3/2 यानी कि 3:2 हो गया। चलिए अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी बाय द नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर्स शोन इन फिगर। तो ये जो फिगर दे रखी है, इस फिगर को देखकर अभी हमको बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा कि ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब देखेंगे किस तरीके से है ये। जब भी कभी कोई ऐसा डायग्राम दे रखा होता है जैसा इस क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो यहाँ पर देखिएगा कि नीचे बैटरी दे रखी है, इधर है 0.8 और बैटरी है 4 वोल्ट की। टू ओम। ओम। ये पॉइंट है डी। ये पॉइंट है सी। डी और सी के बीच में कितना है? 4 ओम। और ए और डी के बीच में कितना है? 2 ओम। ए और बी के बीच में कितना है? 1 ओम। ये हो गया, ठीक है। ये 4 वोल्ट हो गया। अब आप ये देखिएगा कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। वो क्या पूछ रहे हैं? कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी बाय द नेटवर्क ऑफ रेसिस्टर्स।
मतलब मेरे को ये करंट बताना है, आई बताना है, ठीक है, ये बताना है। और जब भी कभी ऐसा कोई सर्किट आए जिसमें आपको दिखाई दे कि 1 2 3 रेसिस्टेंसेस लाइन से लगे हुए हैं, ठीक, एक तो ये चीज़। उसके बाद पहले और तीसरे के बीच में एक रेसिस्टेंस है, दूसरे और चौथे नोड के, मतलब 4 पॉइंट्स हैं A B D C, तो पहले और तीसरे पॉइंट के बीच में एक रेसिस्टेंस है बाहर से, और दूसरे और चौथे के बीच में एक रेसिस्टेंस है, इस तरीके से। तो आप ये समझ लेना कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। कैसे बनेगा ये देखो। हम ये देखते हैं कि सबसे शुरू वाला पॉइंट और सबसे बाद वाला पॉइंट, इसको ऐसे बना लेते हैं A और C, ठीक है। तो ये रटने वाली चीज़ नहीं, ऐसे ही समझ में आ जाएगा आपको। उसके बाद मैं ये कहूँगा B मैं यहाँ बनाऊँगा, B और D मैं यहाँ बनाऊँगा, ठीक है। तो अब जरा देखिए A और B के बीच में कितना है, 1 ओम, तो यहाँ लिख दीजिए 1 ओम। A और B के बीच में रेजिस्टेंस 1 ओम है। फिर देखिएगा इस डायग्राम के हिसाब से देखो, B और D के बीच में कितना है, 5 ओम, तो B और D के बीच में कितना है, 5 ओम। अगला देखो D और C के बीच में, तो D और C के बीच में 4 ओम, ये हो गया 4 ओम। फिर देखो A और D के बीच में 2 ओम, तो A और D के बीच में 2 ओम। B और C के बीच में 2 ओम, तो B और C के बीच में 2 ओम। ये हो गया। अब भाई बीच में गैल्वेनोमीटर होना चाहिए था, गैल्वेनोमीटर तो नहीं दे रखा, कोई बात नहीं। वो पूछ रहे हैं आपसे कि करंट निकालो, अब दिमाग में ये आता है, यानी तो धोखा हो गया हमारे साथ। व्हीटस्टोन ब्रिज भी नहीं बन रहा है, करंट और पूछ रहे हैं। अब ये करंट वारंट निकालना तो हमको बताया ही नहीं। व्हीटस्टोन ब्रिज में तो अननोन रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो करंट कहाँ से आ गया अभी बताता हूँ। ये हो गया 4 वोल्ट, ठीक है, और इसमें से निकलने वाला करंट हो गया I, ठीक है। तो जरा एक चीज़ देखो, ये 1 है और ये 2 है, तो P/Q आप यहाँ पर लिखें, सर बट ये जीरो थोड़ी है इसके बीच में। मान लिया 0 नहीं है, लेकिन हम एक बार चेक तो कर सकते हैं क्या ये बैलेंस कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। वैसे ही देख लो, 1/2 हो गया और ये हो गया 2/4। 2/4 भी क्या बन गया, 1/2। तो ये बैलेंस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बैलेंस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब बीच वाली ब्रांच का कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब ये बैलेंस्ड है ऑलरेडी। ये व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो बीच वाली ब्रांच को गायब कर दो। 1 मिनट वेट करिए। बैठिए, 5 मिनट में करना स्टार्ट। हाँ, कंफ्यूज करने को, सर ये कंफ्यूज करने के लिए होता है। बस ये करना, आप ये देख लीजिए, डिस्टेंस 1/2 इज इक्वल टू 2/4, दैट इज balance condition is being satisfied. Balance condition satisfied है, so current through 5 ohm is 0. 5 ohm के थ्रू करंट ही नहीं होगा, करंट ही नहीं होगा तो इसको बीच वाली नोड को गायब कर दो, बीच वाली ब्रांच ही गायब कर दो, इसमें करंट ही नहीं आ रहा। जब करंट नहीं जा रहा है तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया हमारा A, और इसको ऐसे लिख दीजिए 1 ओम। फिर तो हमारा ये दोनों 1 और 2, इसमें कहीं कोई करंट ही नहीं जा रहा, 1 और 2 दोनों के दोनों सीरीज में हो गए। बोलो ये पॉइंट C, मैंने ये जो ऊपर ये बना हुआ है स्पीड ब्रेकर, ये स्पीड ब्रेकर हटाकर इसको फ्लैट कर दिया, समझ गए। तो 1 ओम और 2 ओम ऐसे कर, सर अरे ये गायब हो गया, ये वाली लाइन ना, ये लाइन ही गायब हो गई। नहीं सर AB और AD भी तो हो सकता है सीरीज में।
ए बी और ए डी क्या हो सकते हैं? ए बी और ए डी सीरीज में क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि दोनों बैक टू बैक नहीं जुड़े हुए हैं, ये अलग रास्ते जा रहा है, ये अलग रास्ते जा रहा है। तो बैक टू बैक अगर रेजिस्टेंसेस जुड़े हैं तो उनको सीरीज में बोलेंगे, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो ये 1/2 ओम दोनों आपके सीरीज में हो गए। ऐसे ही नीचे वाले 2/4 ओम, ये दोनों जो है ये भी सीरीज में हो गए। और इसके बाद आपको क्या करना है, 1 + 2 कितना हो गया 3, 2 + 4 कितना हो गया 6। तो 3 और 6 जब पैरेलल में है तो उनका पैरेलल इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 2। और वोल्टेज कितनी दे रखी है 4 वोल्ट, तो 4/2 कितना हो गया 2 एम्पीयर। ठीक है, इस तरह से आपका करंट निकल जाएगा। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन हो सके तो करना, मुझे लगता नहीं आपसे हो पाएगा, मैं करवाऊंगा। अगला वाला जो क्वेश्चन है, ये भी जो ऐसा ट्राइंगल बनता है ना जिसमें एक लाइन बीच में इधर से एक ऊपर से आती है, वो भी मिडस्टोन ब्रिज ही होता है। कैसे बनेगा बताता हूँ अगली क्लास में। ठीक है, और भाई देख लेना अगर वो सिलेबस में कुछ चेंज हुआ है, लिंक वगैरह मिले तो आपको फॉरवर्ड कर दूँगा। मेरे को भेज देना।